बस साथी आ गए सारे। करें हम? बैठ के नहीं सर, मैं उसके बैठ के करेंगे। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, डॉक्टर राजेश राम है, आप मेरे से सारे परिचित हैं। माननीय कुलदीप राठौर जी, अध्यक्ष कांग्रेस हिमाचल प्रदेश, इस सामान्य मंच की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि पत्रकार बंधुओं के बिना और समाचार जो हमारा एक पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, उसके बिना कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी है जो है वो कामयाब नहीं हो पाती है, क्योंकि आपके जरिए ही पार्टी की आवाज़ जन जन तक पहुंचती है। इस वक्त चुनाव का बिगुल बज चुका है और मेरा मानना है कि आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की आवाज़, जो बीजेपी सरकार की जनविरोधी गतिविधियां हैं, उनके खिलाफ जन जन तक पहुंचेगी। और माननीय कुलदीप राठौर जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा क्षेत्र में विजय का परचम लहराएगी। अब मैं माननीय कुलदीप राठौर जी से आग्रह करूंगा कि आपसे संबोधन करें। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा जी, डॉक्टर राजेश शर्मा जी जो अभी आपसे मुखातिब हुए, जितेंद्र शर्मा जी जो प्रवक्ता हैं, हमारे पार्टी के सचिव अग्रवाल जी, संजीव गांधी जी जो हमारे हाल में ही इन्हें मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया है, और मेरे साथ शिमला से आए पीसीसी के सचिव इंदर जी, धीरे धीरे बढ़ गई रफ्तार और हमारे और मल्ली जी, आप सब लोगों का स्वागत। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 4 उपचुनाव होने जा रहे हैं, इन उपचुनाव में प्रचार का जो जोर है वो हर क्षण बढ़ता जा रहा है। मैंने अर्की विधानसभा क्षेत्र के बाद मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा था। कल मुझे फतेहपुर जाना है। मैंने ज़रूरी समझा कि हमारे जो धर्मशाला के मीडिया के साथी हैं, आप लोगों से मैं बातचीत करूं कि जितनी बार भी मेरा कांगड़ा या आसपास के क्षेत्र में आना होता है तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने धर्मशाला के जो मीडिया बंधु हैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैंने देखा है कि धर्मशाला का जो मीडिया है वो बहुत जागरूक है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में लगातार मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रही है। आप जानते हैं कि इस वक्त जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सबसे पहले तो विकास का। मुझे हैरानी होती है जब मुख्यमंत्री एवं उनके काबीना के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। देखिए, दूर दूर तक हमने बड़ा प्रयास किया, बड़ी शक्तिशाली दूरबीनों का इस्तेमाल किया, लेकिन हमको कहीं विकास नजर नहीं आया। और अगर किसी को नजर आया हो तो हमें बताएं। इन 4 वर्षों में
मैं तो हमेशा चुनौती देकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहता हूं कि आप 4 बड़े काम बताएं जो आपने प्रदेश के लिए किए हों। इन 4 वर्षों में कोई नया संस्थान आपने खोला हो, कोई नया महाविद्यालय खोला हो, कोई नया स्कूल खोला हो, कोई नया अस्पताल खोला हो, कोई नई सड़क बनी हो, कोई नई योजना बनी हो, आप बताइए। सरकार के पास जवाब नहीं। अब विकास के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा। विपक्ष को पूछने का हक है, जनता को जानने का हक है, क्योंकि आप चुनाव में जा रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व जो आप दृष्टि पत्र लेके आए थे, विजन डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को निकालिए और पूरा पढ़िए कि जो वायदे आपने किए जमीन पे कितने उतरे। एक भी जो बात है वो आपने पूरी नहीं की। तो आप किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? अगर हम महंगाई की बात करें, सुबह मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि पिछले 20 दिनों में जो प्याज है, टमाटर है, लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है। महंगाई का ये आलम है कि किचन चलाना मुश्किल हो गया। खाने पीने की वस्तुएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और यही नहीं कि खाने पीने की वस्तुओं की हम बात करें, दवाइयों के दाम जो है 2 गुना हो गए। यहाँ डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये आपको बता सकते हैं कि दवाइयों के कितने दाम बढ़ गए। एक बीमार रोगी व्यक्ति अगर बाजार बुखार की दवाई लेने जाता है तो पैरासीटामोल के दाम भी मुझे लगता है पहले से बहुत ज़्यादा हो गए। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको। बाकी रोजमर्रा में काम आने वाली जो वस्तुएं, कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। मूल्यों पे कोई नियंत्रण नहीं है। डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ रहे हैं, शतक लगा चुके हैं। रसोई गैस 1000 रुपए से ऊपर चली गई है। खाने का तेल 200 के पार है। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महंगाई तो कांग्रेस के समय में भी थी। मुख्यमंत्री जी, आप तथ्यों पे बात करें। आप निकालिए कि 4 वर्ष पूर्व जब कांग्रेस का शासन था उस वक्त क्या दाम थे और आज क्या दाम है। देखिए, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबको मालूम है। और अभी सीमेंट के दाम जो है बढ़ गए या बढ़ने वाले। तो मुझे हैरानी है कि जब भी ये चुनाव आते हैं तो ये सीमेंट के दाम क्यों बढ़ते हैं। हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, क्योंकि इन चुनावों के लिए आप चंदा ले रहे हैं सीमेंट कंपनियों से। और बोझ जनता पे डाल रहे हो। और कहा यह जा रहा है कि जो सीमेंट के दाम है उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं,
जो पेट्रोलियम उत्पाद है वहां भी सरकार का नियंत्रण नहीं है। खाने पीने की जो वस्तुएं बढ़ रहे हैं वहां भी नियंत्रण नहीं है। सीमेंट पे भी आपका नियंत्रण नहीं है। तो सरकार का नियंत्रण है कहां पे? अगर सरकार का नियंत्रण नहीं है तो क्या सरकार है भी या नहीं है, यह भी संशय होने लगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम, असेंशियल कमोडिटी एक्ट आपने खत्म कर दिया, क्योंकि जो 3 काले कानून आप इस देश में लेके आए हैं उसमें एक कानून ये भी। आज जितनी मर्जी होर्डिंग हो सकती है, जमाखोरी हो सकती है, और ये जो दाम बढ़ रहे हैं ये इसलिए बढ़ रहे हैं कि जमाखोरी हो रही है। अब आप कानून व्यवस्था की बात करें, लचर हालात में हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ा है। अब खुद पुलिस मान रही है कि नशे की खेपें पकड़ी जा रही है। आखिर ये नशा आ कहां से रहा है, ये जानना भी जरूरी है। अभी पिछले दिनों गुजरात की एक बंदरगाह मुद्रा, जो प्रधानमंत्री मोदी के मित्र अडानी साहब को बेच दी गई है, उनका नियंत्रण है वहां पर। वहां 3000 किलो हेरोइन पकड़ी जाती है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 21,000 करोड़ से ज्यादा है। 3 कंटेनर पकड़े गए। और यह कहा गया कि इसमें टेलीकॉम पाउडर आ रहा है अफगानिस्तान से वाया ईरान। अब देखिए, जिसे थोड़ी भी जानकारी होगी वो जरूर समझेगा कि अफगानिस्तान में टेलीकॉम पाउडर कब से बनना शुरू हो गया, और वो नशा कहां जा रहा है। ये तो वो जो पकड़ा गया है, जो खेपें नहीं पकड़ी गई हैं वो कहां जा रहा है। अब मुंबई में पिछले दिनों सीने स्टार है, वहां थोड़ा सा पकड़ा गया, वो अल्लाह हो गया। अभी एक क्रूज में एक फिल्म एक्टर है, उनका पुत्र पकड़ा गया, कुछ और लोग पकड़े गए। कुछ ग्रामों में मात्रा निकली है, उस पर पूरा शोर शराबा हो गया देश में। लेकिन आज मुझे हैरानी है कि इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई, कोई चर्चा नहीं। किस पे कार्रवाई हुई, कोई बात नहीं। और आखिरकार ये हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं एक सुनियोजित साजिश के तहत इस देश की जो युवा पीढ़ी है उसे नशे की लत डालने की कोशिश हो रही हो? चाहे इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, इस पर मैं बाद में आऊंगा। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी का। मैं हिमाचल की बात करता हूं। अब आप ये बताइए, अगर मैं देश की बात करूं तो समय लगेगा। आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में आपने इन 4 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिए? कोरोना के समय जो लघु सूक्ष्म उद्योग थे वो बंद हो गए, पलायन कर गए। आपने तो धर्मशाला में बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत बड़ी मीट, इंडस्ट्रियल मीट आपने आयोजित की, बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, क्या क्या नए नए जो है नाम इजाद किए गए। सरकार ने खुल के पैसा खर्चा। अब आप ये बताइए कि कितने उद्योग धरातल में आए। आप बद्दी नालागढ़ देखिए, हमारी जानकारी के मुताबिक बहुत सारे उद्योग निकल चुके हैं, प्लान कर चुके हैं, और नौजवान बेरोजगार। निजी क्षेत्र में तो रोजगार है नहीं। अगर सरकारी क्षेत्र में इक्का दुक्का रोजगार निकल रहे हैं
वो आप बाहर के राज्यों को दे रहे हैं। ये क्या मतलब है? आपने सचिवालय में किया, अभी 13 जूनियर इंजीनियर आपने बाहरी राज्यों के लगाए, उन राज्यों के लगाए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 16। थैंक यू वेरी मच, यू हैव करेक्टेड मी। तो ये क्या मजाक इस प्रदेश के नौजवानों के साथ चल रहा है? बेरोजगारी में हम तीसरे नंबर पे, तो बेरोजगारी हो गया एक मुद्दा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप विकास की बात घुमा फिरा के करते हो, लोगों को गुमराह करते हो। आप महंगाई की बात को भी घुमा फिरा के कर रहे हो, आप बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे। ये ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे इन चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। और मैंने स्वयं जाकर देखा है चुनाव क्षेत्रों में जहां ये चुनाव हो रहे हैं, लोग फैसला कर चुके हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि इन उपचुनावों से भारतीय जनता पार्टी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चाहे केंद्र की सरकार हो, गर्म पानी देना गला, चाहे आजकल ज्यादा बोलना हो रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो या हिमाचल की सरकार हो, लेकिन इस निरंकुश सरकार पर लगाम लगाने का, ब्रेक लगाने का प्रयास जनता जरूर करेगी। और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2-2.5 वर्षों में एक विपक्षी दल की जो भूमिका है वो बाखूबी निभाई है। और मेरा तो लगभग 10वां दौर है धर्मशाला का, जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। हर मुद्दे पे जो मुद्दे मैंने गिनाए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने आकर सड़कों पे आके आंदोलन किए। आज समाज का हर वर्ग, चाहे किसान हो, बागवान हो, क्योंकि बागवानों के साथ इस बार जो बर्ताव सेब सीजन के दौरान हुआ कि किस तरह से अडानी, जिनके हिमाचल प्रदेश में 4 सीए स्टोर हैं, उन्होंने रेट अपने जब घोषित किए, एकदम जो मार्केट है वो जो है बिल्कुल धरातल पे आ गई। क्योंकि जो सेब के व्यापारी बाहर से आते हैं उनके साथ उनकी सांठ गांठ है। और हमने, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। हमने तो जाके अडानी के सीए स्टोर में जाकर प्रदर्शन किया। चाहे युवाओं की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, आज कर्मचारियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, अधिकारियों की बात करें, जो सक्षम अधिकारी हैं उन्हें धमकाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी है, उन्हें बदल दिया गया। जनमंच पे कर्मचारियों और अधिकारियों की सरेआम बेइज्जती की जा रही। कर्मचारियों और अधिकारियों को ताश के पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है। हर महीने तबादले हो रहे हैं और सरकार अपने निर्णयों पे स्थिर नहीं है। मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं, बदल देते हैं।
बेसिकली इट इज ए रोल बैक गवर्नमेंट जो कभी अपने फैसलों पे स्थिर नहीं रहते। इन 4 उपचुनावों में जहां कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इन चुनाव में सक्रिय हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल है। आप जुब्बल कोटखाई की बात करें, वहाँ जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, वहाँ से नरेंद्र बरागटा जी उनके पुत्र स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह से मंडी में बहुत सारे जो इनके नेता हैं वो प्रत्याशी के चयन से खुश नहीं है, चाहे मेश्वर सिंह जी हों, जिस दिन नामांकन था उस दिन वो मंच छोड़ के चले गए, और भी बहुत नेता हैं। वहाँ भी प्रत्याशियों को लेकर जो है काफ़ी रोष है। जो हमारा 7 लगता क्षेत्र है फतेहपुर, वहाँ भी काफ़ी नौटंकी हुई, लेकिन मामले को दबाने का प्रयास हुआ। जो विरोध के स्वर थे उनको दबाया जरूर गया, लेकिन चिंगारी कहीं ना कहीं सुलग रही है। तो कमोवेश ये स्थिति जो है इन 4 उपचुनाव में हर जगह पे, मुझे पूरा विश्वास है जनता और समाज का जो हर वर्ग है वो इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप कोई पूछना। आपने जुब्बल कोटखाई की बात की, बीजेपी इसको दूसरे तरीके से देखती है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद की राजनीति करती है। चाहे मंडी की बात आप कर लें, चाहे फतेहपुर की बात कर लें, परिवार वालों से बाहर कांग्रेस नहीं जाती है। देखिए, अब इसका जवाब मैं अगर दूंगा काफी समय लगेगा, लेकिन मैं संक्षेप में बात कहना चाहता हूं। अब परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी लगती है। अब जो इनके मंत्री हैं केंद्र में, अनुराग ठाकुर, क्या वो परिवारवाद की उपज नहीं है? बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं। अब जो कुल्लू के गोविंद ठाकुर है वो भी मंत्री के पुत्र रहे हैं। नरेंद्र ठाकुर जी जो हमीरपुर से विधायक हैं, वो स्वर्गीय जगदेव चंद के पुत्र हैं। बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं। लेकिन कांग्रेस की बात आती है तो परिवारवाद, लेकिन अपना परिवारवाद इनको दिखता नहीं। आने वाले बिजली संकट पर आते हैं सर, किस पे? जो देश पे बिजली संकट अब आने वाला है उस पर आपके क्या विचार? देखिए, मुझे लगता है कि देश पे तो संकट ही संकट है। ये तो एक हो सकता है कि बिजली का संकट आ रहा हो, लेकिन देश तो संकट के दौर से गुजर रहा है। आज हमारी जो आर्थिकी है वो तहस नहस होकर रह गई है। लगातार हमारी जीडीपी जो है नीचे गिर रही है। जो सरकारी उपक्रम कांग्रेस के समय में हमने बड़ी मेहनत से बनाए थे वो बेचे जा रहे हैं। अभी एयर इंडिया जो है बेच दिया गया, हमारे रेलवे बेचे जा रही है, हवाई अड्डे बेच दिए गए, बीएसएनएल को भी देर सवेर बेचने की तैयारी। और हैरानी की बात है कि 16,000 करोड़ में इन्होंने एयर इंडिया बेच दिया। और ऐसे समय में जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री 8,600 करोड़ का बोइंग जो है खरीद के लाते हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फजूल खर्ची की इंतहा देखिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ से ज्यादा का। देखिए, आज तक तो इतने प्रधानमंत्री इस देश में रहे, किसी को नई संसद बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को नए प्रधानमंत्री आवास बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब प्रधानमंत्री जी अपना आलीशान आवास चाहते हैं, नई संसद चाहते हैं। तो क्या बताइए कि अभी हमारे देश की ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम इतना पैसा खर्च करने में सक्षम हैं। तो देश तो संकटों के दौर से गुजर रहा है। और जैसे जैसे
इस सरकार का समय आगे बढ़ता रहेगा, ये संकट बढ़ते रहेंगे। राठौर जी, अभी आपने महंगाई और बेरोजगारी की बात की, कहते हैं कि सरकार जो है वो विपक्ष चलाती है। विपक्ष कहाँ कमजोर दिख रहा है जिनकी बात जो सत्तासीन है पार्टी वो सुन नहीं रही, और लगातार आप 4 साल से महंगाई, बेरोजगारी, हर एक मुद्दे पे आप सड़कों पर हैं, आवाज उठा रहे हैं। 10 बार आप धर्मशाला आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस और आवाज उठाने का फायदा क्या जो सत्तासीन पार्टियां सुन ही नहीं रही आपकी आवाज। आपने ठीक प्रश्न पूछा। देखिए, विपक्ष का क्या रोल होता है? जनतंत्र, सरकार की नाकामियों को उजागर करना। न केवल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, हम सड़कों पर आके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र तब चलता है जब सत्ता पक्ष विपक्ष की बात सुने। सत्ता पक्ष और विपक्ष जनतंत्र के मजबूत 2 खंभे हैं। लेकिन आज अफसोस इस बात का कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास करें। अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, 1 वर्ष से ज्यादा का समय हुआ। कभी कहा जा रहा है कि किसान जो है उग्रवादी है, कभी कहा जा रहा है ये राष्ट्रद्रोही है, कभी कहा जा रहा है ये किसान है ही नहीं। और देश के जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम किसान आंदोलन को कुचल रहे हैं। जिस दिन उनका बयान आया, 2 दिन बाद उनके पुत्र आशीष मिश्रा किसान आंदोलन को तो कुचल नहीं पाए, लेकिन किसानों को जरूर अपनी गाड़ी के नीचे उन्होंने कुचला। क्या हुआ उसके बाद? कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। कल भी हमारे नेता जो है देश के राष्ट्रपति से मिले। अब आप बताइए, जिसका पुत्र अपराधी हो और पिता देश के गृह राज्य मंत्री हो, जिन पे इस देश की कानून की संरक्षण का दारोमदार है, ए पर्सन हु इज कस्टोडियन ऑफ लॉ, जो कानून का संरक्षक है, उसका पुत्र अपराधी है, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है पद पे जो है बरकरार। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो विपक्ष की आवाज की बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सर, आपने किसानों की बात कही और किसानों के समर्थन में आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन कल 3 किसानों पे केस हुआ है पंजाब में। हिमाचल के किसान अपना धान बेचने गए थे नालागढ़ में, तो वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि किसानों पे केस करो अगर कोई यहाँ पे धान बेचने आता है, फसल बेचने आता है। तो इस तरह की गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ही किसानों का जब केस करेगी तो कोई बात की है आपकी ओर से यहाँ से? देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है, आज सुबह ही इस विषय में मुझसे बात हुई। हम अब ठीक है, उनके राज्य का अलग नियम है, अब उन नियमों की निश्चित तौर पर अनदेखी हुई है। हिमाचल की सरकार को चाहिए था कि वो पंजाब की सरकार से जो है बात करते, लेकिन सरकार ने बात नहीं की। पंजाब ने जो है एमएसपी घोषित की है और अब कहा जा रहा है कि हिमाचल की सरकार अब एमएसपी घोषित कर रही है। तो ये तो सरकार का दायित्व तो बनता है ना, इसमें पार्टी तो कुछ नहीं कर सकती। हम तो ठीक है, पंजाब में अगर कांग्रेस की सरकार है, हम भी निश्चित तौर पे बात करेंगे, लेकिन ये बात जो है डायलॉग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। लेकिन हिमाचल की जो सरकार है वो जो है असफल रही है। राठौर जी स्तर पर भी बात की है सर? नहीं, मेरी नॉलेज में आई है, डेफिनेटली वी विल टॉक। हम इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मामला किसानों से जुड़ा है। सर, भाजपा कह रही है कि 4 जगह उपचुनाव हो रहा है, जिसमें 3 जगह कांग्रेस ने परिवारवाद को जगह दे दी है। ये कारण है कि आज जो है कांग्रेस पार्टी सीमित रही है, क्या कहेंगे? अब मैं परिवारवाद पे बोल चुका हूँ ना काफी तफसील से, मैंने बताया तो। राठौर जी, आपने बोला कि कर्मचारियों को जो है ट्रांसफर पहले मैं जवाब दे चुका हूँ कि मैंने नाम गिनाए कि ये लोग जो है परिवारवाद से आए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जहां तक मंडी क्षेत्र की बात है, प्रतिभा सिंह जो है पहली बार चुनाव नहीं लड़ी, वो 2 बार पहले भी सांसद जो है रह चुकी है। राठौर जी, आपने बात की कि कर्मचारियों की बार-बार ट्रांसफर की जा रही है, लेकिन आपकी ही पार्टी के विधायक जो है वो एक सार्वजनिक मंच में बोलते हैं कि कर्मचारियों को पटक के मारेंगे, उसको लेके आप क्या बोलेंगे? देखिए, अब उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी सफाई दे दी है कि मेरा कोई इस तरह की मंशा नहीं थी।
अब जब उन्होंने सफाई दे दी है उसके बाद मुझे लगता है कि इस मामले को यही खत्म कर दिया। तो सर ऐसी विवाह की बोल क्यों बोलना सर, इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। चलो अब उन्होंने प्रतिभा सिंह आपकी प्रत्याशी देखिए ऐसा है, सांसद के चुनाव लड़ रही है, देखिए ऐसा और कारगिल युद्ध पर सवाल नहीं, खड़ा करके एक और बात माफी बताइए। मांगती है। देखिए ऐसा है, सर तो ऐसा मुझे इस बात का दुख है कि आज जो देश की सरकार है, विपक्ष जो है सरकार से सवाल पूछता है। आज पहली बार इस देश में हो रहा है कि सरकार विपक्ष से सवाल पूछ रही है। जगत प्रकाश नड्डा जो है सोनिया गांधी से सवाल पूछते, मोदी से सवाल नहीं पूछते। और जब मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मैंने उनसे सवाल पूछे, उसके बाद उनकी बोलती बंद होगी। ये त्रासदी है इस देश की। सवाल पूछने का अधिकार जो है वो विपक्ष को सरकार से होता है। सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वो विपक्ष से पूछे। अब अगर मीडिया भी सरकार के बजाय विपक्ष से सवाल पूछेगा तो हम कहाँ जाएंगे। सर बड़े बोल अगर बोला गया है और उस पर माफी ये- मांगी गई है, नहीं, ये तो मीडिया आपको प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते सवाल पूछेगा कि मेरा देखिए एक दायित्व बात सुनिए, जब उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद उन्होंने उस बयान पे अपनी सफाई दी। अब इससे ज्यादा क्या करेंगे बताइए। राठौर जी, लगता अब नहीं इस मामले को खत्म जो कीजिए। स्थानीय मुद्दे हैं और खासतौर पर जैसे कांगड़ा में जी। चुनाव हो रहा है तो कांगड़ा के जो बड़े इशू हैं, जी। कांगड़ा की जो बड़ी परियोजनाएं जिन पर आज तक काम नहीं हो पाया है, विपक्ष को मामलों को उठाना चाहिए अब बजाय कि इस वक्त भी चुनाव के दौर में भी नहीं, ठीक है। बयानबाजी ही करते रहे। नहीं देखिए बिल्कुल आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और फतेहपुर में इस हमारे लोग उठा रहे हैं क्योंकि मुझे ये लगता है कि कांगड़ा के साथ बराबर अनदेखी हो रही है। क्योंकि जिस तरह से बहुत यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें यहाँ से जो है उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ से दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है। और बहुत सारी चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, जो है कांगड़ा की लगातार जो है अनदेखी की जा रही है। इन इश्यूज को लेकर बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है जो आपने उठाए, आपने कहा है। इन इश्यूज को भी हम जो है चुनाव में उठा रहे हैं। कौन कौन से इशू सर अपने एजेंडे में मंडी के लिए या कांगड़ा के लिए? देखिए एक तो यही हो गया कि यहाँ से कुछ प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट सारे हैं। अब हिमाचल कांगड़ा धर्मशाला को तो दूसरी राजधानी घोषित किया था जब हमारी सरकार थी, तो लेकिन क्या आज धर्मशाला को वो महत्व दिया जा रहा है? और विकास के मामले में मुझे लगता है कि पूरी तरह अनदेखी हो रही है। अगर मैं ये कहूँ कि सड़कों के पूरे प्रदेश में बहुत बुरे हालत है, लेकिन मुझे कांगड़ा और शिमला जिला में सबसे बुरे हालत लग रहे हैं। तो कुछ क्षेत्रों की लगातार जो है अनदेखी हो रही है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे सर एक आपके सवाल में रहेगा कि स्टार प्रचारकों में आपने कन्हैया को या आपकी पार्टी ने शुमार किया है सर, और लगातार देशद्रोही गद्दार तरह की बातें भी आई, और ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन्होंने जेएनयू से निकलने के बाद सबसे पहले कांग्रेस पे अटैक किया था कि इस देश की अखंडता और संप्रभुता को खत्म करने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। उसी व्यक्ति को स्टार प्रचारक बना करके हिमाचल भेजा गया और चुनाव में आपको नहीं लगता नुकसान होगा कांग्रेस को? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि वो देशद्रोही है। जी सर, उन्होंने अगर देखो मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में ऐसी बात कही है। अगर लगता है कि उन्होंने कोई इस तरह की बात कही है तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।